हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको सभी को पता है, 12th क्लास का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है और इसी सीरीज़ में हम अब आ गए हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पर, और उसके कुछ कंसेप्ट हमने कल भी पढ़े थे। अब उसी सीरीज़ में हम थोड़ा आगे और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर किसी उस बच्चे से जिनके पास अभी मार्च में उनका अकाउंट्स का पेपर है और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके साथ ये रिवीजन सीरीज़ शेयर करें। फटाफट हम कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी हमारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। आज हमारा 14 क्लास है, चैप्टर 4 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, चले देखें। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री एनी टू मेथड्स ऑफ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को जब हम पेमेंट देते हैं तो उस समय जर्नल एंट्री क्या की जाती है वो एक्सप्लेन करें। इसी को और करके किस प्रकार पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायर्ड पार्टनर, एक्सप्लेन एनीवन। उन मेथड का नाम लिखो और उसको एक्सप्लेन करो जिसके द्वारा रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दिया जाता है। ओके, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ पेमेंट द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। जाने वाले पार्टनर को जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। कैसे करेंगे? 2024 एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलें स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, बड़े आओ। तो प्यारे बेटा, ध्यान से सुनना। एक फर्म है, फर्म में ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर तीनों हैं। तीनों पार्टनर क्या करते हैं, फर्म चला रहे हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हुआ। अब रिटायर हुआ तो ये अपना हिस्सा लेकर जाएगा। ठीक है, अगर डेथ हुई तो इसका लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल हायर जो है वो हिस्सा लेकर जाएगा। तो उस जो इसका शेयर है, तो इसका शेयर का पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो आओ। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर को पैसा देने का कई सारा मेथड है। 4 प्रकार की मेथड यहां लिख रखी है। द फॉलोइंग आर द फ्यू मेन मेथड्स। सर वहां 2 पूछे तो 2 लिखना, 1 पूछे तो 1 लिखना। मैंने 4 बता दी, तो 4 में से कोई भी जो तुमको पसंद आए वो याद कर लो अच्छे से। वैसे चारों ही आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर उसमें चारों मेथड लिखनी पड़ जाएगी। ओके, पेमेंट इन कैश, या तो पैसा अभी ले जाओ, लमसम पेमेंट दे दो, लमसम पेमेंट, इकट्ठा पैसा दे दो। ठीक है, दूसरी बात, या तो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट कर दो। आने वाले समय में कुछ इंस्टॉलमेंट बना दो, अभी पूरा पैसा नहीं है, धीरे धीरे दे देंगे। अच्छा, पेमेंट पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए 3 लाख रुपए देने थे, 1 लाख कैश अभी ले लो, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो पार्टली कैश और पार्टली इन इंस्टॉलमेंट। ओके, पेमेंट बाय एन्यूटी, एन्यूटी मेथड के द्वारा पेमेंट। कल मैंने एन्यूटी के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। एन्यूटी क्या है, सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर, सेम टाइम इंटरवल पर जब दिया जाता है तो उसको एन्यूटी कहते हैं। ठीक है, एन्यूटी और इंस्टॉलमेंट लगभग सेम ही है। ठीक है, ये दोनों मेथड लगभग सेम ही है। ठीक, तो चलो, पेमेंट इन कैश, अगर लमसम पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, तो द अमाउंट ड्यू टू द
retiring partner can be paid in cash if there is sufficient amount available in cash. The following entry is made in this regard. मेरे बेटा जिस दिन रिटायर हो रहा है पार्टनर, उस दिन हम फर्म के पास कैश अवेलेबिलिटी भी तो देखेंगे, बैंक का बैलेंस अवेलेबिलिटी भी तो देखेंगे। अब पता लगा उसका हिस्सा निकाला हमने, कितना पैसा देना है वो निकाला, तो वो निकला 7 लाख रुपए देने। पता लगा बैंक में 1 ही लाख रुपए पड़े, कैश बैलेंस देखा तो 85,000 पड़े, तो अवेलेबल बैलेंस कितना है? ओनली 1.5 लाख। देने कितने हैं? 7 लाख। कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर से बात करते हैं और फिर जो जा रहा है उससे बात करते हैं और फिर उसको या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट दे देंगे, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो पूरा पैसा दे दो, अगर अवेलेबल है तो पूरा पैसा दे दो। अच्छा, पूरा पैसा दे रहे हैं, एक साथ लमसम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो सुनो, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो जाए उसे क्रेडिट करो। 11 क्लास में पढ़ा है, कैश मेरी रियल असेट होती है, जो जाए उसे क्रेडिट करो, इसलिए क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेमेंट दे दिया साहब, बीइंग अमाउंट पेड। ओके, अगला दूसरी मेथड आती है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। मेरे बेटा एक बात बताओ, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इस दिन 31 मार्च 24 के दिन बंदा रिटायर हो रहा है, उसको बोला कि अभी पैसा अवेलेबल नहीं है, 5 लाख रुपए देने हैं तेरे को, 5 लाख निकल रहे हैं तेरे, 5 लाख रुपया देना पड़ेंगे, हर साल एनुअली में पेमेंट करूँगा, ऐसा फर्म बोलती है। तो 31 मार्च, 25, 31 मार्च, 26, 31 मार्च, 27, ऐसे करते करते 31 मार्च, 28, 31 मार्च, 29, बताइए 5 साल हो गए। 1 2 3 4 5, 5 सालों में पेमेंट देंगे, 1-1 लाख रुपया दे देंगे। बताओ 5 लाख की पेमेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन क्या 1 लाख में रिटायरिंग पार्टनर संतोष पालेगा, संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्याज मांगने का अधिकारी है और पाने का अधिकारी है। तो फर्म क्या करती है, हर वर्ष भाई जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, हर वर्ष आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर क्या होगा, ब्याज लगता चले जाएगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ब्याज लगता चलेगा जाएगा। एंड ऑफ द 5th ईयर तो कुछ बचेगा नहीं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर हमेशा क्या करते चले, ब्याज निकालते चले, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 अप्रैल के दिन कितना था वो निकाल लें। ओके, चलो ऐसा करना है। तो देखो, आओ, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। In absence of cash, it is not possible for the firm to pay the balance due to the retiring partner. Retiring partner को पैसा नहीं दिया जा सकता लमसम in cash. Hence the due amount is transferred to his loan account. तो जो लोन अकाउंट मतलब जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, जो निकाला गया है टोटल करके, उस अकाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, which is paid in installment. In this case, the amount can be paid with interest. The following records are made in this regard. इसके लिए निम्नलिखित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पहला, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। देखो, कैपिटल का बैलेंस उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में। किसके लोन अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। ओके, अच्छा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। फिर ब्याज लगाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को करेंगे डेबिट। ऑल इंटरेस्ट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं फर्म की बुक्स में। खर्चा बुक करना है, खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, तो खर्चों के लेजर डेबिट होंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया, चेक करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। तो उस
इंटरेस्ट से उसका लोन का बैलेंस बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट का दिन आएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड, डन। अब इसी का अगर लेज़र बनाना चाहे तो लेज़र भी बन सकता है अभी, लेकिन केवल जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल एंट्री। लेज़र कैसे बनता है लोन अकाउंट का आगे वाली क्लास में आएगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो ये 3 एंट्रियां होगी, पहले कैपिटल का बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दिया, फिर इंटरेस्ट लगाया और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। बोलो जी, डन। फिर प्यारे मुन्ना आओ, अगर कुछ पैसा कैश में दे देते हैं, कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, वही बात, देने थे 3 लाख, 1 लाख कैश दे दिया, 2 लाख इंस्टॉलमेंट में दे दिया, ठीक है। तो देखो, इफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर is to be paid partly in cash and partly in equal installments, then a certain amount is paid in cash to the retiring partner on the date of the retirement oblique death, and the rest amount due to him her is transferred to his her loan account. यहाँ पर वैसे डेथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके तो लोन अकाउंट में नहीं डाल सकते ना, वो लीगल हायर के अकाउंट में डालना पड़ेगा, लीगल हायर का लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। द फॉलोइंग नेसेसरी जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड, ये वाली एंट्री पास की जाती है। देखें क्या, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, ठीक है, विद द टोटल अमाउंट ड्यू, विद द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है उतने अमाउंट से उसकी कैपिटल डेबिट कर दो। फिर रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जो जा रहा है उसका लोन अकाउंट बढ़ा दो, लोन अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी का अकाउंट है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। विद द अमाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, जितना पैसा दे दे रहे कैश में उसकी क्रेडिट कर दो उतना पैसा, क्योंकि कैश जाए, जो जाए उसे क्रेडिट करो, रियल असेट है, ठीक है, टू कैश। अब जितना पैसा दे दिया वो यहाँ पर डाल दो, जितना पैसा लोन में डाला वो इतना डाल दो, और जितना टोटल देना था वो डेबिट कर दिया। बोलो क्लियर। अच्छा, विद द अमाउंट पेड इन कैश इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, यहाँ पर कौन सा आएगा, रिटायरमेंट की डेट पर जो इमीडिएटली पेमेंट किया गया वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। नरेशन देखो क्या लिखा, रिटायरिंग पार्टनर पार्टली पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैलेंस जो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसी की ऐसी जर्नल एंट्री आपको लिख कर आनी है, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या था, मेथड्स बताओ और उसकी जर्नल एंट्री बताओ, ठीक है। तो मेथड्स हमने पहली पढ़ी लमसम पेमेंट, दूसरी पढ़ी इंस्टॉलमेंट में, तीसरी अब ये पढ़ रहे हैं हम पार्टली इन कैश और पार्टली इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो उसकी जर्नल ये बनेगी। एक लास्ट आते ही, चलो आओ देखो ध्यान से, पेमेंट बाय एन्युटी, देखें ध्यान से, पेमेंट बाय एन्युटी। अंडर दिस मेथड द पार्टनर रिटायर्ड इज गिवन एन एन्युटी, एनुअल पेमेंट, एन्युटी को क्या बोलेंगे, एनुअल पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट टू बी असर्टेन्ड फ्रॉम एन्युटी टेबल्स, एन्युटी टेबल्स के आधार पर एन्युटी बनती है, एन्युटी टेबल्स के आधार पर एन्युटी निकाली जाती है, ठीक है, कितना कितना पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा, टिल ही इज अलाइव और टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जब तक वो जिंदा है तब तक, या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर जब तक जिंदा है तब तक, ठीक है। एन्युटी क्या है,
फ्यूचर में उसको उसके लाइफ टाइम तक उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता चले जाएगा, वो भी एक एन्यूटी है। ठीक है, तो देखो, टिल ही इज अलाइव और टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर टिल हिज लाइफ, जब तक उसकी लाइफ जिंदा है, जब तक वो जिंदा है, एग्जीक्यूटर जिंदा है या फिर रिटायर्ड पार्टनर जिंदा है, तब तक उसको पेमेंट देंगे। ठीक है, अच्छा, दिस स्टिपुलेटेड पेबल, दिस स्टिपुलेटेड अमाउंट पेबल इज कॉल्ड एन एन्यूटी, इसी को हम एन्यूटी कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर रिटायर्ड और डिसीज्ड, जो पार्टनर रिटायर हुआ या मरा, इज ट्रांसफर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। जब पार्टनर रिटायर हुआ या जो जिसकी डेथ हुई, तो जब एन्यूटी से पेमेंट देना है तो एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है, एक अलग प्रकार का अकाउंट है वो। ठीक है, अच्छा, इंस्टॉलमेंट में पेड करना है तो लोन में ट्रांसफ़र करो, एन्यूटी में पेमेंट करना है तो फिर एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट। अब इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेट से ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, इफ द पार्टनर और द एग्जीक्यूटर और डिसीज्ड पार्टनर डाइज, अगर पार्टनर जो रिटायर हुआ वो या फिर एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अगर मर जाता है, डाइज हो जाता है, लीविंग अ बैलेंस इन द अकाउंट, मतलब जैसे हमने एन्यूटी सस्पेंस में 5 लाख ट्रांसफ़र करें, अब उसको हर साल मैंने 50-50 हज़ार देने का वादा करा, तो भाई 5 लाख देते समय देते 50-50 हज़ार रुपये दोगे तो 10 साल में पेमेंट होगा, तो 50-50 हज़ार हर साल देने हैं। अब उसको ब्याज समेत देने हैं। मान लीजिए 3-4 साल बाद वो रिटायर्ड पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर वो जो डिसीज्ड पार्टनर था उसका कोई लीगल हायर था जिसको ये पेमेंट जा रहा था, तो वो लीगल हायर की भी डेथ हो जाए और इस एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रिमेनिंग रह जाए, तो वो रिमेनिंग बैलेंस क्या करेंगे, सुनो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये जो पैसा बच जाएगा एन्यूटी सस्पेंस में, ये पैसा रिमेनिंग पार्टनर अपने पीएसआर रेशो में बांट लेंगे। बोलो, बात समझ में आई? बढ़े आगे, ठीक। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड एवरी ईयर बिगिनिंग बैलेंस एट अ स्पेसिफाइड rate of interest. This account is credited every year beginning balance एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज किस पर लगेगा, जो बिगिनिंग की डेट है। जैसे हर साल 31 मार्च आएगी, तो 1 अप्रैल के दिन जो बैलेंस था वो साल भर रहा उस अकाउंट में मेंटेन, तो उस बिगिनिंग बैलेंस पर ब्याज लगाना, और बिगिनिंग बैलेंस पर ब्याज लगेगा, हर साल लगेगा। ठीक है, तो वो भी वही बोल रहा है, बिगिनिंग बैलेंस पर लगाना। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड रेट, जो भी स्पेसिफाइड रेट दी जाएगी उस पर, उससे। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी जाए, इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट इज अप्लाइड एट 6% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दी जाए तो 6% का ब्याज देना है। ठीक है, द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट इज मेड टिल द डेथ ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। ये पैसा कब तक दिया जाएगा, रिटायर्ड पार्टनर की डेथ तक। ठीक है, इन केस ऑफ नो बैलेंस इज लेफ्ट इन दिस अकाउंट द नेसेसरी अमाउंट इज ट्रांसफर टू एन्यूटी अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, एन्यूटी सस्पेंस बनाया, 5 लाख देने हैं, 50 हज़ार की इंस्टॉलमेंट बनाई, हर साल के लिए बनाई, 10 साल में पेमेंट होगा, ओके। अब वो रिटायर्ड पार्टनर जो है या डिसीज पार्टनर का लीगल हायर जो है, वो 50 हज़ार हर साल पा लिया, इन 10 सालों में उसकी मृत्यु नहीं हुई,
अच्छा 10 साल में मृत्यु हो जाए, 10 साल के विद इन मृत्यु हो जाए और बैलेंस बच जाए तो वो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर अपने PSR रेशो में बांट लेंगे। लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई, आगे भी जिंदा रहे, तो फिर हर साल क्या होगा, अब एन्युटी का बैलेंस तो, एन्युटी अकाउंट का बैलेंस तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 50-50 हजार 10 सालों में पेड हो गए। लेकिन हमें फिर उनको लाइफ टाइम तक पेमेंट देना है, तो हर साल क्या करेंगे, हम कुछ अमाउंट P&L अकाउंट से निकाल निकाल के एन्युटी में डालते जाएंगे और वही पैसा उनको देते जाएंगे। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा सिलसिला, जब तक उन लोगों की डेथ ना हो जाए, डिसीज पार्टनर के लीगल हायर की और रिटायर्ड पार्टनर की डेथ ना हो जाए, तब तक उनको पेमेंट देते चलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बढ़े आगे। ठीक है, ऐसा करना है। चले आगे। अब एंट्री कैसे बनेगी तो ध्यान दो। ऑन ट्रांसफरिंग द अमाउंट पेएबल टू एन्युटी अकाउंट, एन्युटी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। बोलो क्लियर। अच्छा इंस्टॉलमेंट बेसिस में काय में डाल रहे थे अपन, उसके लोन अकाउंट में, यहां किस में डालेंगे, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में। बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, डन। अच्छा ऑन इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू एवरी ईयर ऑन एन्युटी अकाउंट, जब इंटरेस्ट लगाया जाएगा तब क्या करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऑल खर्चे डेबिट करो टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ऑल खर्चे डेबिट करो और टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कर देना। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट क्या किया गया, ड्यू किया गया। ऑन ईयरली पेमेंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी का ईयरली पेमेंट करोगे, जो 50-50 हजार की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो देखो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो जाए उसे क्रेडिट करो, बैंक इसलिए जो देने वाला है उसे क्रेडिट करो इसलिए, तो एन्युटी सस्पेंस को डेबिट करके टू बैंक टू कैश कर देंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ एन्युटी पेड ऑन डेथ ऑफ रिटायर्ड पार्टनर व्हाइल देयर इज बैलेंस इन एन्युटी अकाउंट, रिटायर्ड पार्टनर जिसको एन्युटी का पेमेंट जा रहा था और उस बंदे की डेथ हो गई, एन्युटी का पेमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, तो बच्चे अभी भी बैलेंस रह गया, क्या लिखा, बैलेंस रह गया एन्युटी अकाउंट में, तो फिर उस एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट और रिमेनिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और किस रेशो में बांट देंगे, PSR रेशो में, PSR रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसका बंटवारा कर देंगे। बोलो डन, बढ़े आगे। ठीक, बीइंग बैलेंस ऑफ एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा आगे क्या लिखा, इफ द रिटायर्ड पार्टनर सर्वाइव्स बियॉन्ड द बैलेंस इन एन्युटी अकाउंट, 50-50 हजार 10 साल तक पेमेंट करा, 10 साल तक भी जिंदा रहा और बाद तक भी जिंदा रहा, मतलब 15 साल 20 साल 25 साल ऐसा जिंदा रहा, तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, सुनो। If the retired partner survive beyond the balance in annuity account, he will continue to receive annuity from firm till his survival. उसके सर्वाइवल तक एन्युटी दी जाएगी। ठीक है, इन दिस केस फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड एट द एंड ऑफ एवरी एट द एंड ऑफ ईयर अपार्ट फ्रॉम द एंट्री एट फॉर अकाउंटिंग ऑफ एन्युटी। देखो P&L अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, P&L अकाउंट में से कुछ हिस्सा हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल कर P&L से एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में डालते जाएंगे और उतना पेमेंट उसको देते जाएंगे। बोलो क्लियर है, तो ये ट्रांसफर की एंट्री, तो ये जर्नल एंट्री करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़े आगे, आ रहा समझ में। हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब वो सब इंग्लिश मीडियम वालों का था। पहली मेथड, ये दूसरी मेथड, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले। तीसरी मेथड, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले।
चलो चौथी मेथड, स्क्रीनशॉट ले। वही जर्नल एंट्री है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अभी तक जो चर्चा करी समझ में आई? अगर आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, चलो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर लेकर आएँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम फर्म। एक फर्म से जब पार्टनर मर जाता है तो उसके हिस्से को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायर पार्टनर। जो मर जाता है, जो रिटायर हो रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, तो उसका हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2022 में क्वेश्चन आया है। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की डेथ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हिस्सा कैसे निकाला जाता है। हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट पेबल टू अ रिटायर्ड पार्टनर। एक रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए करते हैं। कल मैंने थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में की भी थी। ठीक है, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन पहले इंग्लिश वाले ले लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, अब हिंदी वाले ले लें इसका, लीजिए। ठीक है, अब प्यारे मुन्ना, ये कुछ आंसर है उसका। तो देखो, द फॉलोइंग प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर पेमेंट टू द पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, उसका पेमेंट निकालने की प्रोसेस निम्न प्रकार है। और टू द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर गया है उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाने वाला हिस्सा निकालने की प्रोसेस। एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर बोर्न इन माइंड व्हाइल मेकिंग अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर और लीगल हायर ऑफ डिसीज पार्टनर। निम्नलिखित पॉइंट को ध्यान रखना है जब हम डिसीज्ड पार्टनर के लीगल हायर का या फिर रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को कैलकुलेट करेंगे। तो याद करो, मैंने कल बातें बताई थी आपको। आप ऐसा स्टेटमेंट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना। ठीक है, फिर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ले लें। ठीक है, तो यहां लिखें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो ले लो। उसके बाद इफ देयर इज प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन की बातें हैं तो आईओसी में हिस्सा भी देंगे। देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। कल बात करी थी मैंने, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, जिस दिन डेथ हो रही है, उस दिन तक का ब्याज देंगे। तो यहां पे लिखेंगे आईओसी टिल
डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट, या तो रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। लीगल हायर को जो पैसा दिया जाएगा, वो डिसीज पार्टनर को जो दिया के लीगल हायर को जो पैसा दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, जो अमाउंट आए वो यहाँ लिख लो। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या लिखा, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, जिस दिन डेथ हुई, उस दिन तक का प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायरमेंट या डेथ हो रही है उस दिन तक भी तो फर्म चली है, तो उस दिन तक के प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, आगे शेयर इन रिजर्व। अगर पुराने रिजर्व बने पड़े हैं, पुराने रिजर्व बने पड़े हैं, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो उन्हें भी हम बांट देते हैं पार्टनर के बीच में। तो डिसीज पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर के भी हिस्से कुछ ना कुछ तो बैठता है, क्योंकि वो पुरानों ने कमाया था मिल के, तो पुरानों का अधिकार होता है। इफ़ देयर इज अ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी, कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन, देन अमाउंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन, तो सैलरी कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन इफ एनी, अगर है तो, है ना, या फिर इफ प्रोवाइडेड, ऐसा लिख दो, प्रोवाइडेड, इफ प्रोवाइडेड। अगर डीड में प्रोविजन है तो, और टिल डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट। डेट कहाँ तक की डेट तक का लेंगे, डेथ या फिर रिटायरमेंट की डेट तक। जैसे फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल को, तो मान लीजिए कि 31 जुलाई को डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने का ही क्या लेना, सैलरी, 4 महीने का ही कमीशन, 4 महीने का ही रेम्यूनरेशन, ये बातें कह रहा है। ठीक है, फिर देखो, इफ देयर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म, देन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर, JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, शेयर इन JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा अगर है तो वो भी ले लो। कई बार पार्टनर लोग मिलकर क्या लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। कोई मर जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, तो वो क्लेम में वो मरने वाले के भी हिस्सा है ना, या फिर जो रिटायर हो रहा है तो उसका भी हिस्सा है, तो उसका हिस्सा। अच्छा सर, मान लो रिटायर हो रहा है, तो फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डेथ हो गई तो फिर तो क्लेम कर लेंगे अपन। ठीक है, तो शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी आ जाएगा। आगे देखो, शेयर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर इट्स वैल्यूएशन, गुडविल में भी हिस्सेदार हैं, तो शेयर इन गुडविल, गुडविल में इसका जो हिस्सा बनता है वो भी ले लेंगे। ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी ले लेंगे। तो देखो, शेयर इन रिवैल्यूड प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी जोड़ दो या घटा दो, लॉस है तो घट जाएगा। इफ द पार्टनर हैज मेड ड्रॉइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, देन इट्स शुड बी
डिडक्टेड, इट शुड बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर ड्राइंग है, ड्राइंग्स है तो वो भी घटा देना, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी घट जाएगी। बस इसका जो टोटल होगा वही मेरा क्या है, ये है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग या लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, अमाउंट ड्यू, अमाउंट पेएबल, अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना, इसी को लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ऐसा करके आपको एग्जाम में आना है। सर इसको अपन कैपिटल अकाउंट बना के भी तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लो, क्रेडिट में डाल दो, इसको क्रेडिट में डाल दो, प्रॉफिट को क्रेडिट में डाल दो, इसको भी क्रेडिट में डाल दो, फिर इसको भी क्रेडिट में डाल दो, ये भी क्रेडिट हो जाएगी, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग और आईओडी डेबिट हो जाएंगे। जो भी क्रेडिट का टोटल है उसमें से डेबिट घटा दो, जो बैलेंस आएगा वो यही होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाकर भी हम रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा निकाल सकते हैं। ओके, चलो बढ़े आगे। तो आई थिंक सभी को समझ में आई होगी क्लास। ठीक है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर से आशा है आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर क्लास समझ आई है, अच्छे से पसंद आई है, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को भेज दीजिए जो जो मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं। 22 मार्च को एमपी बोर्ड 12th का अकाउंटेंसी का पेपर है, तो आप सभी उन बच्चों से शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का और कॉमर्स वाले बच्चों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है, और जीवन में हर समय कुछ सीखते रहें। ठीक है, सीखना बन तो जीतना बन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।